पिछले क्लास में हम लोग जो है द्रव्य के क्लासिफिकेशन की बात किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि द्रव्य को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भाग में बांटा जाता है और रासायनिक गुणों के पार्ट पे कितने भाग में बांटा जाता है। और उसमें हम लोग ने जो है तत्व के विषय में बात किया था। तो तत्व हम लोगों ने देखा था कि जो है धातु अधातु और जो है उपधातु के कैटेगरी में बांटा गया है। अब उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि धातु अधातु और उपधातु में क्या डिफरेंस होता है। ये चीजें हम लोग जो है पिछले लेक्चर में देख लिया था। आप वहां से जो है लिंक शेयर करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद आज जो हम लोग स्टडी करेंगे धातु के पार्ट पे चलेंगे। हम लोग देखेंगे कि धातु की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, धातु इस नेचर में कैसे रिएक्शन करता है किसी से। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज पढ़ेंगे धातु की रासायनिक अभिक्रिया, धातु की रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया इन द सेंस कर दीजिए रासायनिक गुण। तो अगर हम ये बात करते हैं पहला कि धातु की रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करते हैं पहला फर्स्ट धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु का ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया अभिक्रिया। तो पहली चीज तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि कोई भी धातु है अगर हम उसको जो है एयर में बर्न करते हैं तो एयर में हमारा ऑक्सीजन है और हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा बर्निंग में हेल्प करता है। तो अगर किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाए या बर्न किया जाए तो वो क्या करेगा, धातु ऑक्सीजन से अटैच्ड हो जाता है और धातु ऑक्साइड बनाता है। कहने का सेंस है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। ये हमारा बनाता है धातु ऑक्साइड, ये आपका बनाएगा। कहने का सेंस है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हम लोग धातु लेते हैं, धातु प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन ले लें, हम ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न करें ऑक्सीजन और इसे सिंपली हम लोग हल्का सा हीट कर दें तो ये हमारा बनाता है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। अब जैसे इसका सेंस ये हमारा एक तो एक जनरलाइजेशन हो गया कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए धातु में अगर हम सोडियम ले लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं और ये जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा बनाता है Na2O। अब ये देखिए यहाँ पे हमने सोडियम एक लिया है, यहाँ पे जो सोडियम 2 हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 1 लिखा है। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये जो है इसी वे मेरी प्रोडक्ट बनाता है। अब हमको इसको अगर बैलेंस करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 4 ऑक्सीजन या सोडियम ले लेते हैं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। मतलब कि 4 एटम सोडियम का ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जनरली आपको ध्यान में क्या रखना है कि एग्जाम में जो सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में आपको इतना बैलेंस इक्वेशन नहीं ध्यान में रखना है। आपको माइंड में रखना है कि जब भी कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड ही बनाएगा। बस ये चीजें माइंड में रखिएगा और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, न कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बैलेंस करके बता दिया, लेकिन आपको बस माइंड में रखना है कि कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg ले लेते हैं और यहाँ पे O2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये प्रॉब्लम है कि आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होंगे या लेक्चर देख रहे होंगे आपके माइंड में आएगा कि सोडियम यहाँ पे तो सोडियम Na2 वो कर दिया और यहाँ पे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे Mg2 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये जो चीजें होती है वो गवर्न होती है पर्टिकुलर उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता से, है ना। जैसे सिंपल ऐसे सोचिए किसी के पास अगर एक हाथ है तो वो एक ही हाथ से कोई चीज पकड़ेगा और हम लोगों के पास 2 हाथ हैं तो हम 2 हाथ से पकड़ेंगे। जैसे रावण के पास 10 हाथ था, 10 भुजाएं थी तो वो 10 हाथ से अपना काम कर सकता था। तो इसे बोलते हैं संयोजकता, पकड़। तो जिसकी संयोजकता रहेगी, यहाँ पे सोडियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम और ऑक्सीजन, इसको ऐसे देखें तो सोडियम का ऑक्सीजन संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन का 2। तो ये हम तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम 2 हो जाता है और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे Na2O है। इसी तरह से मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम हमारा 2 होता है और ऑक्सीजन हमारा 2 होता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो Mg2O2, अगर इसका सिंपल इक्वेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा MgO। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि इस तरह से लोग जो है नहीं देखते हैं। अभी हम लोगों को सीटेट और यूपीटेट में सिंपली ऐसे माइंड में रखना है कि जब भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा धातु ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारा 2MgO हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है कापर है प्लस O2 है
तो ये जो है C, अगर 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2Cu हो, तो कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा और हमेशा धातु ऑक्साइड ही बनाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं बनाएगा। तो ये चीजें माइंड में रखना है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर ये तो हमारा धातु का ऑक्सीजन से विक्रिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है, अगर धातु का वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, जल से, दूसरा रिएक्शन की अगर हम बात करें, धातु का जल से अभिक्रिया, ये धातु का जल से जब अभिक्रिया होगी तो ये बनाता है धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि यहाँ पे वो धातु के साथ OH ग्रुप आ जाएगा। कहीं पे हाइड्रोक्साइड टर्म यूज किया गया है, कहीं पे हाइड्रोक्साइड टर्म आता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा OH ग्रुप होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम और इसका वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फार्मूला H2O होता है। अब वाटर को अगर हम इस तरह से लिखें तो कोई प्रॉब्लम? HOH, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम वाटर को इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए HOH। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि नॉर्मली, जनरली ये चीजें माइंड में रखिएगा कि अगर कोई भी धातु वाटर से रिएक्शन करता है, कोई भी धातु वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा वहां से। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी धातु वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा NaOH बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अब हम यहाँ पे करें कि H2 के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 सोडियम ले लेना पड़ेगा, 2 ये ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा और ये 2NaOH। तो ये तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन हुआ और ये हमारा गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो नॉर्मली आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मेटल है वाटर से रिएक्शन जब भी करेगा वो हमेशा और हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी धातु वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है या ऑक्सीजन निकलता है। हाँ, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस दे देगा आंसर, जो 4 ऑप्शन है। तो उसमें अगर हमेशा ही माइंड में रखिएगा कि जब भी सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम का वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये कैल्शियम मेटल क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो आपका बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, धातु है, और ये क्या करेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसी तरह से पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे HOH हो गया, तो इसको 2 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, दोनों पोटेशियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बन जाएगा 2KOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। तो देखिए रिएक्शन तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे जो है मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आपको दिमाग में माइंड में क्या रखना है कि एक जनरलाइजेशन है कि जब भी कभी मेटल जो है धातु जल से विक्रिया करेगा हमेशा और हमेशा धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बाकी ये तो बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस के लिए आपको आएगा नहीं इतना, जो है डीप में आपको नहीं ले जाएगा, आपको जनरल क्वेश्चंस आएगा, लेकिन हाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, वन थिंग और कि इसमें जैसे जो साइंस के यहाँ पे जो साइंस के लोग होंगे उसमें हमें यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो सभी हाइड्रोजन नहीं। ये हमारा जो है एक सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। हाइड्रोजन से ऊपर जिनका प्लेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये इतना बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, ये उनके लिए हम बता रहे हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस के पढ़े हुए हैं, तो ताकि उनके अंदर कंट्रोवर्सी नहीं आए कि नहीं सर ने ये बोला सर ने वो बोला। ठीक है, तो आपको नॉर्मली सभी के लिए ये चीजें माइंड में है
कि जब भी धातु जल से रिएक्शन करेगा, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जल से अभिक्रिया। इसके बाद अगर धातु का किसी भी अम्ल से रिएक्शन करा दीजिए, अब धातु का अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, धातु का अम्ल से अभिक्रिया। तो जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, धातु का लवण बनेगा। धातु देखिए, धातु प्लस अम्ल, इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनता है धातु लवण। जो धातु रहेगा उसका लवण बनेगा, धातु लवण, और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। यहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमेशा ये माइंड में रखना है कि जब भी कोई भी धातु हो, अगर अम्ल से रिएक्शन करेगा, कोई भी अम्ल हो, वो हमेशा धातु का लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे सपोज करिए हम धातु की जगह हम सोडियम ले लेते हैं और अम्ल की जगह हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लेते हैं। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए ये सोडियम क्या करेगा, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जैसे वाटर में हटाता था वैसे ही अम्ल से हटाएगा। तो सोडियम यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, और हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। अब चूंकि हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हम इसको 2 लेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम ले लेंगे, तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम, तो 2NaCl बन गया, और 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो ये देखिए सोडियम NaCl क्या है, जो हम लोग नमक साल्ट खाते हैं, जो फूड मटेरियल्स में लेते हैं, उसको हम लोग जो है उसकी जो फार्मूला होता है NaCl होता है। और इसको हम लोग एक टर्म और देते हैं टेबल साल्ट। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट इसलिए देते हैं कि जनरली ये अवेलेबल होता है, ये हम लोग के दैनिक जीवन का एक पार्ट है, इसीलिए हम इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका हम ये लेते हैं Na प्लस H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो वो एक ही हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन करेगा तो दोनों का दोनों सोडियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ये बन जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का 2HCl से रिएक्शन करा दीजिए। कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बन जाएगा आपका CaCl2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो जैसे यहाँ पे हम ये बैलेंस कर दे रहे हैं तुरंत कि कैल्शियम तो 2HCl ले लिए, सोडियम 2 एक HCl लेके बैलेंस किए। तो ये जो बैलेंसी है, जब हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा हम बैलेंसी के विषय में डिस्कस करेंगे, संयोजकता के विषय में डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आपके माइंड में क्या रखना है, ये चीजें माइंड में रखनी है। ये जो पार्ट है, धातु जब भी अम्ल से रिएक्शन करेगा, धातु अम्ल और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, ये भी दे सकता है कि इनमें से धातु किसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। अब उसमें जो है आपको दो तीन जैसे वाटर दे दिया, वाटर से रिएक्शन है ना, और HCl से रिएक्शन है ना, और H2SO4 से रिएक्शन, या कोई दूसरा चीज दे दिया। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि वाटर से रिएक्शन करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, अम्ल से रिएक्शन करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो HCl H2SO4 हमारा अम्ल है, तो जो दूसरा चौथा ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये रिएक्शन तो रिएक्शन बहुत उतना आपको सीटेट और यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, वो जनरल, एक हम लोग कहते हैं कि जो सीटेट यूपी टेट में जनरल साइंस आता है, तो हम लोगों को जनरल चीज पता होना चाहिए। हमने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया कि ताकि ये जो चीजें हम लिख रहे हैं वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपको वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिर आपको कंफ्यूज ना करे एग्जाम के समय। एक बार माइंड में सेट कर लिया तो सेट कर लिया, फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा अम्ल से अभिक्रिया। अब इसके बाद हमारा 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा रखा, धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु का जल से अभिक्रिया, धातु का अम्ल से अभिक्रिया। अब अगर हम ये देखते हैं कि एक धातु का साल्ट, किसी एक धातु का लवण दूसरे धातु के लवण से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, या कोई एक धातु
और किसी धातु लवण से अभिक्रिया करा दे, तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहने का सेंस है कि धातु का दूसरे धातु लवण से अभिक्रिया या एक धातु कर सकते हैं, एक धातु का दूसरे धातु लवण से अभिक्रिया। मान लीजिए कोई धातु है, कोई भी धातु है, ये धातु हमारा 1 हो गया, प्लस ये धातु लवण हो गया, धातु लवण, ये दूसरा धातु है। तो ये जब बनाएगा तो धातु लवण, ये धातु लवण ही बनाएगा, धातु लवण बनाएगा। लेकिन यहां पे धातु हमारा पहला आ जाएगा और दूसरा धातु हमारा निकल जाएगा, दूसरा धातु निकल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे इसको समझने से इसको समझना और आसान हो जाएगा। जैसे ऐसे सोचिए आप, जैसे मान लीजिए हम हैं यहाँ पे, कोई एक और पर्सन है और उसके पास मान लीजिए आम है, सपोज करिए उसके पास आम है और हमको वो आम लेना है, छीनना, मतलब मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है, तो हमको उससे छीनना पड़ेगा। अगर हम उससे ताकतवर हैं तो हम वो आम ले लेंगे, अगर हम कमजोर हैं तो हम उससे आम नहीं ले सकते। कहने का सेंस ये है कि अगर 2 पर्सन है, इसमें अगर ये आपका ताकतवर है तो ये इससे कोई भी चीज छीन सकता है, अदरवाइज नहीं छीन सकता। अगर ये कमजोर है, ये लवड़ वाला ताकत है, तो कभी संभव ही नहीं कि ये इसको छीन सके इससे कोई चीज। तो कहने का सेंस है कि ये जो धातु होना चाहिए 1, वो दूसरे के रेफरेंस में बहुत ही सक्रिय होना चाहिए, बहुत ही रिएक्टिव होना चाहिए, बहुत ही ताकतवर होना चाहिए, तभी ये धातु इस दूसरे धातु को यहां से हटा पाएगा, अदरवाइज नहीं हटा पाएगा। तो यहां पे ये जो रिएक्शन होता है, ये जो खेल होता है, स्पेशली सक्रियता का है कि कौन सा धातु कितना अधिक रिएक्टिव है। जो जितना रिएक्टिव रहेगा अपने से कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, और यही हमारा कहलाता है जीवन संघर्ष। जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमारा जो चलता है बायो में, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब जो ताकतवर होता है हमेशा अपने से कमजोर वालों को रिप्लेस करता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि जो ताकतवर है वो अपने से कमजोर वालों को रिप्लेस करेगा, अगर कमजोर है तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे AgNO3 ले लीजिए, AgNO3। अगर इन दोनों में यहाँ पे देखिए धातु 2 ठो है, यहाँ पे सोडियम भी धातु है और यहाँ पे सिल्वर भी धातु है, चांदी। तो अब क्या होगा, अगर ये जो सोडियम की रिएक्टिविटी है, जो सक्रियता है, वो सिल्वर से बहुत अधिक होती है, तो जब ये ताकतवर है तो ये क्या करेगा, सिंपली यहां से सिल्वर को रिप्लेस करेगा और यहां पे बना देगा आपका NaNO3 और यहां से Ag सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ले लीजिए प्लस जिंक सल्फेट ले लीजिए। तो मैग्नीशियम जो होता है वो जिंक के रेफरेंस में बहुत हाई रिएक्टिव होता है। तो ये जो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां से सिंपली जिंक को रिप्लेस करेगा और बना देगा MgSO4 और मैग्नीशियम को रिलीज कर देगा, सॉरी जिंक को रिलीज कर देगा ये। तो यहां पे देखिए सोडियम है, ये सिल्वर का लवण है, ये धातु हो गया और ये लवण हो गया। लेकिन सोडियम क्या करता है, इस सिल्वर को रिप्लेस करके एक सोडियम नाइट्रेट, एक अलग लवण बना रहा है और सिल्वर को रिप्लेस कर दे रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम देखिए धातु है और जिंक सल्फेट हमारा लवण है, और मैग्नीशियम क्या कर रहा है, जिंक को रिप्लेस कर रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट लवण बना रहा है और जिंक को रिप्लेस कर रहा है। कहने का सेंस है कि कोई भी जो धातु होता है, अधिक क्रियाशील धातु है, वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। तो ये चीजें थोड़ा सा माइंड में रखना है। और ये चीजें जैसे ये जो रिएक्शन है ये सक्रियता के आधार पे बताया जाता है कि कोई भी अधिक सक्रिय धातु, अधिक ताकतवर धातु अपने से कम ताकतवर धातु को रिप्लेस कर देता है, कम सक्रिय धातु को। तो ये जब भी आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक सीरीज है, उसकी रिएक्टिविटी के आधार पे, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है, फिर पोटेशियम की होती है, फिर बेरियम की होती है, स्ट्रॉन्सियम की होती है, कैल्शियम की होती है, फिर सोडियम की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, फिर मैग्नीज की होती है। तो इस तरह से पर्टिकुलर धातु के एक रिएक्शन रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है
कि जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ेंगे, जो साइंस के लोग होंगे उनको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। लिथियम सबसे हाई रिएक्टिव होता था, ये पोटेशियम को भी रिप्लेस करता था, बेरियम को भी रिप्लेस कर सकता है। जैसे स्ट्रोंसियम है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन बेरियम को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये आपका धातु की रिएक्टिविटी की बात हो गई। धातु का जो है जो रासायनिक गुण होता है, धातु कैसे कैसे रिएक्शन करता है नेचर में, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो है एक चीज और आता है, धातुओं का संक्षारण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, धातुओं के संक्षारण से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे धातुओं का संक्षारण, जिसे हम बोलते हैं करोजन, है ना, इंग्लिश में करोजन बोलते हैं। तो धातुओं का संक्षारण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी धातु है, अगर हम उसको ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे जो धातु होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा, हमारे जो ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो गैस जो एयर है उसमें बहुत सारे गैसेज हैं रिएक्टिव, वाटर मॉइस्चर है, तो क्या करता है, धातु उनसे रिएक्शन कर जाता है। जब उनसे रिएक्शन करता है तो जो उनका ऊपर का लेयर होता है वो खराब हो जाता है। तो जब ऊपर का लेयर खराब हो जाएगा, फिर जब वो ऊपर का लेयर छोड़ेगा तो फिर उससे नीचे वाला लेयर खराब होगा, फिर उससे नीचे लेयर वाला खराब होगा, फाइनली जो धातु वो खत्म हो जाएगा। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा सिंपली आपका शुद्ध लोहा है, आप ऐसे छोड़ दीजिए एनवायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में हमारा जो वातावरण है उसमें हमारा वाटर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन भी है, तो जो लोहा होता है वो वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। जब आयरन ऑक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा, काला काला ब्राउन, जो फेरिक ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। जो ऊपर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूर्छा, जो गांव में बोलते हैं मूर्छा, जंग लगना। तो जो लोहे पे जंग लगता है वो एक तरह से यही कह सकते हैं कि वो उसका संक्षारण हो गया है, करोजन हो गया है। तो देखेंगे लोहे पर जंग लगता है, फिर वो लेयर खत्म होता है, फिर उसके नीचे जंग लगता है, वो लेयर खत्म होता है, फिर जंग लगता है, और धीरे धीरे वक्त के साथ वो लोहा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी मतलब कहने का सेंस ये है कि जब कोई भी धातु अगर हम लेते हैं उसको हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो वो जो है इन्वायरमेंट से, जो पर्यावरण की गैसेज हैं, जो वाटर मॉइस्चर है, उनसे विक्रिया कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, करोजन। अब इसमें जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लोहे में जंग लगना, हमने अभी भी बताया कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लगता है उसमें जो लोहा होता है वो इन्वायरमेंट के वाटर से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और उसमें जो बनाता है FeO, ये जो है फेरस ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर जो चांदी होता है, चांदी का काला पड़ना, ये दूसरा है जंग, मतलब जो करोजन की कैटेगरी में आता है। जैसे देखेंगे जो चांदी होती है बहुत दिन तक रखी रहती है या कोई पहना रहता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्लैकिश उस पर लेयर आ जाता है, फिर उसको साफ कराना पड़ता है चमकाने के लिए। तो जो ब्लैकिश लेयर आता है वो होता है क्या कि चांदी जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो सल्फर है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं या उनसे रिएक्शन करता है और वो बना देता है सिल्वर सल्फाइड, एजीएस का जो कलर होता है वो हमारा ब्लैक कलर होता है, सिल्वर सल्फाइड का ये ब्लैक कलर होता है, काला कलर होता है। इसी की वजह से जो है जितने भी देखेंगे चांदी जो होते हैं अगर ओपन इन्वायरमेंट में रखा जाए या पहनते हैं लोग कंटिन्यू, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है हल्का धीरे धीरे वो डार्क ब्लैक मतलब ब्लैकिश होने लगता है, धीरे धीरे लाइट ब्लैक होगा, बहुत गंदा देखने में लगता है, तो फिर उसको हम लोग साफ कराते हैं। तो उसमें जो लेयर होता है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है। इसी तरह से पीतल, अगर हम पीतल की बात करते हैं, जितने मतलब पीतल का अगर बर्तन देखेंगे तो पीतल का हरा होना देखेंगे। पीतल, अगर कोई भी पीतल का बर्तन है या कोई भी पीतल का सामान है बहुत दिनों तक रख देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे वो हमारा हरा होता जाएगा, हरा के साथ साथ डार्क हरा होता जाएगा, उस पर चिट्टी पड़ता जाएगा। तो जो ग्रीन स्पॉट पड़ते हैं, जो हरे हरे स्पॉट पड़ते हैं उस पे बर्तन पे, वो पड़ता है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का,
CuCO3, एक इसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, ये हमारा है कॉपर कार्बोनेट, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड, ये हमारा आयरन ऑक्साइड। और जो तीसरा है आपका जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 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 का ऊपरी लेयर, ऊपरी परत। एल्यूमिनियम अगर देख लेते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन है या कोई भी तार है, उसको कुछ देर तक छोड़ दीजिए, देखेंगे उस पर सफेद 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 चीजें चली जाती हैं, उस पर सफेद सफेद लेयर बढ़ जाता है। जब हम उसको करोड करेंगे तब एल्यूमिनियम की अपनी चमक आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो है वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। फिर जब हम उसको करोड करेंगे, उसको रगड़ेंगे, तब जाके ओरिजिनल एल्यूमिनियम आता है। तो कभी कभी इसलिए कहा जाता है कि जैसे एल्यूमिनियम वायर है, अगर उस पर जो है लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया और अगर वो जो है किसी इलेक्ट्रिसिटी से जो है एल्यूमिनियम वायर पकड़ाया जाए और ऊपर आप पकड़े हुए तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है लेयर हो गया है, अब वो जो है जो कि विद्युत या उष्मा के कुचालक होता है। अगर प्योर एल्यूमिनियम रहेगा, अगर प्योर एल्यूमिनियम रहेगा तो तुरंत आपको करंट लगेगी, लेकिन अगर कोरोडेड एल्यूमिनियम रहेगा तो कहीं ना कहीं उस पर उसका ये लेयर रहेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये चीजें हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो संक्षारण होता है कैसे होता है। जब हम किसी भी धातु को ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन या वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और उसका ऑक्साइड बना लेता है, या उसके डिफरेंस में वो कंपाउंड्स बना लेता है, जिससे उसकी कलर वो मतलब डैमेज हो जाती है, वो मेटल डैमेज हो जाता है, धातु डैमेज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे लोहे में जंग लगता है तो कौन सा जो है ऑक्साइड बनता है, ये आयरन ऑक्साइड ध्यान में रखना है। जो आपका चांदी काला पड़ जाता है तो वो किसके कारण पड़ता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण पड़ता है, मतलब इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है। यहां पे हमारा सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड, और यहां पे है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट, और यहां पे आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसके वजह से कोरोजन किसमें होता है। अगर लोहा है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, अगर सिल्वर है, चांदी है तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, अगर पीतल है, कॉपर है तो हमारा कॉपर कार्बोनेट बनेगा, और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस पूछ देता है। तो ठीक है, ये चीजें आपको फोकस करना है। ये हमारा हो गया कोरोजन, संक्षारण। अब ये तो संक्षारण हो गया। अब इसके बाद अगर हमको संक्षारण से बचाना हो लोहे को, जैसे हम चाहते हैं कि ये सब चीजें ना बने, ये सब चीजें ना लगे, तब क्या होगा। अब देखिए, अब धातुओं का संक्षारण है, तो अब इसका धातुओं के संक्षारण से बचाओ, धातुओं का संक्षारण से बचाव। अब धातुओं का संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे, जैसे ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे एक धातु है, ये हमारा धातु है, ठीक। अब ये पूरा एनवायरमेंट है, ये हमारा एनवायरमेंट है, तो ये धातु क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एयर के तो तुरंत वो रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन कर गया। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए हम क्या करते हैं, इस धातु पे पेंट लगा देते हैं, इस धातु पे हम लोग जो है हल्का सा ये पेंट लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने पेंट लगा दिया, ये पेंट लगा दिया। अब जब पेंट लगा देंगे तो अब क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो पर्यावरण है, अब क्या धातु के संपर्क में है, नहीं है। अब क्या है कि धातु और पर्यावरण के बीच में, वातावरण के बीच में, एयर के बीच में कहीं ना कहीं हमारा पेंट आ जा रहा है। ये पेंट इस एयर को, इस मॉइस्चर को इस धातु से रिएक्शन करने ही नहीं देगा, क्योंकि अब ये जो पेंट है दीवार की तरह काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल है हमारा, और यहाँ पे हम हैं, ये कैमरा है, यहाँ पे हम हैं। अब एक कैमरे से हम जो है क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। इस कैमरे में उधर से कोई भी देखना चाहेगा तो आराम से मुझे देख लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम एक वॉल खड़ी कर दें,
एक कार्ड बोर्ड खड़ा कर दे तो क्या होगा, अब हमारे और कैमरे के बीच में ये कार्ड आ जाएगा, मैं अब नहीं दिखूंगा, अब मुझको दिखने के लिए हमको ये कार्ड हटाना पड़ेगा। तो उसी तरह से सपोज करिए मैं धातु हो गया, अब ये आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारे डायरेक्ट टच में है, लेकिन अगर ये कार्डबोर्ड लगा दिया गया तो अब ये इन्वायरमेंट हमारे डायरेक्ट टच में नहीं होगा, अब कहीं ना कहीं ये कार्डबोर्ड हटाएंगे तभी वो डायरेक्ट टच में होगा। तो कहने का सेंस है कि अगर हम धातु पे पेंट लगा देते हैं या ग्रीस लगा दें तो जो एयर होगा, वाटर मॉइस्चर होगा, वो डायरेक्ट धातु के कांटेक्ट में नहीं आएगा, आपका जो है जंग जो लगता है वो नहीं लगेगा, जो कोरोजन होगा वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम धातु पे पेंट चढ़ा के कर सकते हैं, उसको धातु पे ग्रीस लगा के कर सकते हैं। दूसरा ये है एक धातु का संक्षारण का गैल्वेनीकरण, जैसे इसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसको हम लोग जो दूसरे तरह से कर सकते हैं, धातु का चढ़ना। तो इसके करने का सेंस ये है कि जैसे मतलब इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, उसमें आप एक जो है मतलब साफ सुथरा एक रॉड डिप कर दीजिए, कोई भी साफ सुथरा रॉड है, छड़ी है, उसको उसी में डिप कर दीजिए, डुबा दीजिए और उसको जो है करीब 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या एक रात के लिए छोड़ दीजिए। तो देखेंगे उसके बाद जब निकाल के देखेंगे तो उसके जो सरफेस पे है पूरा गंदा चारों तरफ डूब जाता है, मतलब कवर हो जाता है, चढ़ जाता है। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे हमारा जो गंदा पानी है उसमें हम जब रॉड डीप कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो देखेंगे कि रात भर में जो जो गंदगी है उसके चारों तरफ जो है जम जा रहा है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे कोई भी धातु है, यहाँ पे हमारा जो है जिंक सोल्यूशन ले लेते हैं, जिंक का कोई भी सोल्यूशन, जिंक विलयन ले लेते हैं, जिंक विलयन, ठीक है। इसको जो है हम लोग ये हमारा जिंक का विलयन ले लेते हैं, ये जिंक का विलयन है। अब इसमें जिंक सल्फेट ले सकते हैं या जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जो भी उसका सोल्यूशन होगा, जो भी साल्ट होगा, लवण होगा, उसका हम विलयन ले लेते हैं। और इस विलयन में हम जो है जो भी धातु रहता है उसको हम डीप कर देते हैं ऐसे। जब हम इसको डीप करेंगे तो होगा क्या कि उसको कुछ देर तक छोड़ देंगे तो ये जो जिंक होता है इस विलयन से ये निकल के इसके चारों तरफ जमा हो जाता है। जब इसके चारों तरफ जमा हो जाएगा फिर हम इसको निकाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मेन धातु है और इस धातु के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ गया। अब जिंक का लेयर, तो जिंक का हमारा कोरोजन नहीं होगा, ये जिंक का कोरोजन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब हम इस धातु को बाहर निकालेंगे, तो होगा क्या, मान लीजिए ये हमारा धातु है, ये हमारा धातु हो गया। अब हमने जब इसको गैल्वेनीकरण किया उसमें देखेंगे जब धातु को जिंक सोल्यूशन में विलयन में डाला तो जिंक का कवर चढ़ गया। इसका मतलब इसके चारों तरफ जो है हमारा जिंक का कवर हो गया। और जब जिंक का कवर हो गया तो अब क्या होगा, कोई भी इन्वायरमेंट का जो वाटर मॉइस्चर है, जो एयर है, वो डायरेक्ट धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण में सिंपली आपको ये पूछता था कि किस धातु के सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमको देखना है, ये ध्यान में देना है कि जिंक के विलयन, कोई भी जिंक सोल्यूशन, जिंक साल्ट का विलयन लेते हैं वो जिंक का होना चाहिए। चाहे जिंक सल्फेट लेना चाहिए, चाहे जिंक सल्फाइड ले लीजिए, चाहे जिंक क्लोराइड ले लीजिए, वो जिंक नाइट्रेट ले लीजिए, जिंक कार्बोनेट ले लीजिए, लेकिन वो जिंक का होना चाहिए। और जो भी धातु को संक्षारण से रोकना है उसको इसमें डीप करेंगे तो जिंक का लेयर चढ़ जाएगा। और जिंक के लेयर चढ़ने से क्या होगा कि ये जो एयर है, जो वाटर मॉइस्चर है, वो धातु के संपर्क में नहीं आएगा, उसका संक्षारण नहीं होगा। तीसरा जो, अब इसके बाद जो है गैल्वेनीकरण के बाद हमारा एक है इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग को हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या करते हैं लोग कि जो धातु होता है उस पर हम लोग क्रोमियम, निकिल, टिन का उस पर लेयर चढ़ा देते हैं। तो जब लेयर चढ़ा देते हैं तो जो जंग लगता है वो नहीं लगने लगता है। जैसे साइकिल में देख लीजिए, साइकिल की जो हैंडल होती है उसका जो चमकता हुआ पार्ट होता है, हैंडल का जो देखेंगे जो चमकता हुआ पार्ट होता है उस पे जो है लेयर चढ़ा होता है। जब आप उसको छोड़ाएंगे तो सफेद सफेद लेयर निकलेगा और नीचे लोहा निकलेगा। अगर वो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जो चमक रहा होता है, अगर आप उसको छोड़ा दीजिए
तो देखेंगे उस पर जंग बहुत जल्दी लग जाएगा, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक उसमें जंग नहीं लगता है। या कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, जैसे बाइक ही ले लीजिए, बाइक का भी हैंडल, जो हैंडल वाला पार्ट देख लीजिए, जो लोहे वाला पार्ट होता है, कोई भी लोहे वाला पार्ट देखेंगे जो बाइक में यूज होता है या गाड़ी में मोटर में यूज होता है, उस पे जो चमकता हुआ पार्ट होता है उस पे जो है निकिल का लेयर चढ़ा होता है। तो जब मान लीजिए लोहा है हमारा ब्राउन कलर का है, और इस पर जब हम जो है निकिल का लेयर अप्लाई कर देंगे, जब यहाँ पे हम निकिल का लेयर लगा देंगे तो कहीं ना कहीं एयर के संपर्क में नहीं आएगा और इस पर जो है कोरोजन नहीं होगा, तो ये हमेशा हमेशा चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस लेयर को करोड कर देंगे, हटा देंगे, जैसे ही लेयर को हटा देंगे ये एयर के डायरेक्ट मॉइस्चर में आएगा और इस पे जो है जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे किसी भी कहीं पे भी लोहे का जो चमकता हुआ भाग है उस पर से जो चमकीला पार्ट अगर हट जाता है तो उस पर जंग बहुत जल्दी लगता है, वो ब्राउनिश ब्राउनिश बहुत जल्दी हो जाता है, खराब होने लगता है। लेकिन जब तक वो चमकता हुआ निकिल का लेयर रहता है तब तक उस पर कोई भी जंग नहीं लगता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग का मतलब है कि कोई भी धातु पे क्रोमियम है, निकिल है, टिन है, इनका लेयर जब चढ़ा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग धातु का चढ़ना। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आता है मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। तो ये मिश्र धातु बनाकर, तो ये मिश्र धातु है क्या, इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। ओके, ये तो हो गया आपका धातु का संक्षारण कैसे कैसे करते हैं। तो धातु का संक्षारण हम लोग जो है किस किस मेथड से करते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीच कर सकता है कि इसमें से कौन सा जो विधि है वो धातु के संक्षारण में हेल्प नहीं करता, या इसमें से कौन सा विधि है जो धातु के संक्षारण में हेल्प करता है। तो धातु के संक्षारण में से बचाव करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा, आपका ग्रीस लगा के कर सकते हैं, पेंट लगा के कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण करके संक्षारण से बचाव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग करके बचा सकते हैं, और मिश्र धातु बना के। तो ये जो है इतने 4-5 मेथड है जिससे हम लोग जो है किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो हमने टर्म दिया मिश्र धातु, हमको मिश्र धातु के विषय में देखना है। मान लीजिए यहाँ पे मिश्र धातु ले लेते हैं, मिश्र धातु। अब हमको ये देखना है कि ये मिश्र धातु है क्या। अगर हम मिश्र धातु की बात करते हैं तो ये जो है अलग अलग धातु या अधातु के एक निश्चित अनुपात, उनका एक निश्चित अनुपात है, जब उनका एक निश्चित अनुपात मिला के बनाया जाता है तब हम उसे बोलते हैं मिश्र धातु। मतलब अलग अलग धातु या कुछ अधातु, धातु या अधातु को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है, मिश्र धातु बनता है। तो कहने का सेंस है कि कोई भी अलग अलग धातु ले लेते हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा एक अनदर धातु मिश्र धातु तैयार होता है और उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग ये कॉपर ले लेते हैं, निकिल ले लेते हैं, निकिल और क्रोमियम, या कॉपर की जगह लोहा ले लीजिए, लोहा आयरन, लोहा, निकिल और क्रोमियम। तो अगर इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो इससे बनता हमारा स्टेनलेस स्टील। इसका नाम है मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टेनलेस स्टील में जो होता है हमारा लोहा होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। इन तीनों को मिला के हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बर्तन को बनाने में। देखेंगे आज के डेट में एक ट्रेंड चला है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है कैंसर काज करता है या बहुत सारे जो है रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्टील के खाना में खाना बनाते हैं आप, स्टील के बर्तन में, तो उससे जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसी से जो हमारे स्टील के बर्तन, जो स्टील हम टर्म देते हैं, यूज करते हैं,
वो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, और उसमें जो होता है हमारा लोहा होता है, निकिल होता है और क्रोमियम, और इन सबका एक निश्चित अनुपात लेते हैं, उनको मिलाते हैं, तब हमारा जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इनके जो है परसेंटेज की बात नहीं करनी है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो स्टेनलेस स्टील है इसका कॉम्बिनेशन क्या है। स्टेनलेस स्टील में किस किस धातु का, किस किस मेटल का, किस किस अधातु का परसेंटेज होता है, मतलब क्या क्या होते हैं उसमें। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं कहीं पे भी, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा लोहा, निकिल और क्रोमियम का होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि इसमें से स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन नहीं है, या इसमें से स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किए गए धातु नहीं है। अब उसमें से ये तीनों देगा, कोई एक दूसरा कोई दे देगा, आप उसको चूज करना है। इसी तरह से हमारा जो होता है लोहा ले लीजिए, लोहा आयरन, और प्लस कार्बन ले लीजिए, कार्बन। तो इसको हम सिंपल टर्म में देते हैं स्टील। स्टील एक तो हमारा हो गया स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में लोहा हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, और एक हमारा सिंपल हो गया स्टील, लोहा और कार्बन। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये हमारा बर्तन बनाने में यूज करते हैं, बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। लेकिन ये जो स्टील होता है, ये जो स्टील होता है ये कोई भी मजबूत वस्तु को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आपका ये रॉड जो हम लोग छड़ यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं मकान को बनवाने में, या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत हमको हार्ड चाहिए होता है। तो हार्ड चीज, कोई भी कठोर चीज बनाना हो लोहे का, तब हम उसमें जो है थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, जिसकी उसकी जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम स्टील की बात करते हैं तो उसमें लोहा और कार्बन होता है, और जब स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तब उसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम होता है। तो ये हमारा जो है दो मिश्र धातु हुए। इसके बाद जो है अगर ब्रास की बात करते हैं, पीतल, अगर हम पीतल की बात करते हैं, पीतल, पीतल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास। ब्रास, तो ब्रास में जो होता है हमारा जिंक यूज किया जाता है, या सिंपली कह सकते हैं कि कापर, कापर यूज करते हैं, Cu, और जिंक यूज करते हैं, जस्ता जिसे बोलते हैं, जस्ता, जिंक। इन दोनों के मिलाने से हमारा जो है ब्रास बनता है, पीतल। ठीक है, तो जो है आप ध्यान में रखना कि जो पीतल हम लोग पीतल करते हैं उसमें केवल और केवल कापर नहीं होता, वो केवल कापर नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं जिंक भी होता है। जब दोनों को मिला के तब हमारा जो है ब्रास, ये पीतल बनता है। और इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं, किसमें करते हैं हम लोग ब्रास का, जनरली बर्तन में ही प्रयोग करते हैं। जो बजाने वाला, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे जो वाद्य यंत्र देखे होंगे जो बारात में लोग बजाते हैं, या उसका वायर बनाना होता है कापर का, उसमें जो है यही टर्म यूज करते हैं, पीतल का, पीतल और जस्ता का। इसके बाद हमारा आता है, ये पीतल हो गया। इसके बाद हमारा एक है कांसा, कांस, 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 जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ना, कहते हैं ना कि ये गोल्ड मेडल है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं वो हमारा कांस होता है। और इसमें जो हमारा होता है कापर होता है, कापर और टिन होता है, ये टिन होता है, कापर टिन, ये यसियन, कापर और टिन होता है। और इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें करते हैं, सिक्का बनाने में, सिक्का। तो सिक्का का मतलब जो आपका पुराने जमाने में कहते हैं ना, ये पीतल का सिक्का है ना, जनरली पीतल नहीं, वो ब्रॉन्ज का होता है। जो ब्रॉन्ज नॉर्मली जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, उसमें जो मेटल यूज किया जाता है वो कापर और टिन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि पीतल और कांस, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कापर तो दोनों में है, कापर दोनों में है, लेकिन ब्रॉन्ज, पीतल में, ब्रास में जो है हमारा जस्ता है, और ब्रॉन्ज में हमारा टिन है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज, पीतल और कांस, दोनों का जो कलर देखेंगे दोनों का लगभग अप्रॉक्स सेम होता है। ये हल्का सा जो है कह सकते हैं कि मतलब पर्पल कलर में होता है, और ये आपका जो है येलो कलर, मतलब डार्क येलो टाइप में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि पीतल में हमारा कापर और जिंक रहेगा, और कांस में हमारा कापर और टिन रहता है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोगों ने अभी देखा कि वाद्य यंत्र बनाने में यूज किया करते हैं, बर्तन बनाने में यूज करते हैं,
जैसे कहते हैं ना कि पीतल का लोटा लेके आते हैं, लोटा में हम लोग पानी पीते हैं, जो आपका पीतल का कहते हैं ना लोटा लेके आइए, उसमें पानी रख दीजिए, फिर सुबह पीजिए, वो हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये वो जो आपका बर्तन बनता है वो इससे बनता है, पीतल से। और जो सिक्का बनता है वो हमारा ब्रॉन्ज से बनता है, वो जो मेडल बनता है वो ब्रॉन्ज से बनता है। और इसमें जो है आपका मूर्तियां भी इसी से बनती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं। मूर्तियां भी आपका कांच से बनता है। तो ये जो है कुछ मिश्र धातु की जो है उपयोगिता हो गई। हाँ, एक चीज और आता है दंत अमलगम, है ना, ये सर कभी कभी इससे क्वेश्चन आ सकता है। दंत अमलगम, दंत अमलगम, दंत अमलगम। दंत अमलगम में क्या करते हैं हम लोग, जो है सिल्वर ले लेते हैं या टिन ले लेते हैं। इसको हम लोग जो है इसको हिंदी में भी लिखते हैं चांदी या टिन, मतलब सिल्वर, एजी या टिन, ये ले लेते हैं, चांदी और टिन ले लेते हैं। इसमें जो है हमारा पारा थोड़ा सा मिला देते हैं, पारा का मतलब एसजी। तो ये हमारा बनता है दंत अमलगम। जो देखेंगे जब आप दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जिसको कभी कभी जो है जो दांत टूट जाता है, उसमें गैपिंग हो जाती है, या कहते हैं कि खोड़रा हो गया है ना दांत सड़ गया है, तो दांत को जब उखाड़ते हैं तो वहां पे स्पेस बन जाता है। या दांत जो है थोड़ा सा सड़ गया है, तो उसको जब साफ आरटीसी करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें होल बन जाता है। तो उस होल में जब जो कहते हैं ना कि चांदी भरवाने जाना है, तो वो प्योर और प्योर चांदी नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं पारा भी मिला होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिन भी होता है। तो वो जो होता है उसी को हम इसीलिए उसी को बोलते हैं हम लोग दंत अमलगम, क्योंकि उसको जो है दांत में भरने में यूज किया जाता है। इसका चांदी टिन का, चांदी ले लीजिए या टिन ले लीजिए, उसमें पारा ले लीजिएगा। तो ये जो होता है इन दोनों का मिश्रण, इसमें से दोनों कंडीशन लेते हैं, चांदी पारा ले सकते हैं या टिन पारा ले सकते हैं। तो अगर चांदी और पारा लेंगे तो थोड़ा सा महंगा आएगा, है ना, कॉस्टली आएगा। और टिन और पारा लेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका बजट में आएगा, मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा सस्ता होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि दंत अमलगम में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अमलगम टर्म आता है, अमलगम। तो अमलगम जनरली हमारा जो है जिंक इस पारा की वजह से आता है। अमलगम जनरली ये पारा की वजह से आता है। अगर ये पारा जिसमें जुड़ जाएगा उसे उसका अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम, अगर हम यहाँ पे सोडियम और एसजी ले लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे, ये सोडियम धातु है हमारा, तो हम बोलेंगे सोडियम अमलगम, ये बोलते हैं अमलगम, ठीक। इसी तरह से जिंक ले लीजिए, जिंक और एसजी कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा जिंक अमलगम। जिंक कर दीजिए और अब इसको अमलगम लिख दीजिए, जिंक अमलगम, अमलगम, ठीक है। इसी तरह से जो है कापर, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, कापर सीयू के साथ ले लीजिए मरकरी, तो कापर अमलगम, है ना। तो इस तरह से जो है कहीं पे भी अगर किसी भी धातु के साथ मरकरी जुड़ जाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं उसका। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि जिंक अमलगम का फार्मूला बताइए, सोडियम अमलगम का फार्मूला क्या होता है ना। तो ये चीजें माइंड में रखना है कि आपको जब भी कोई भी पारा किसी धातु के साथ जुड़ेगा उसके धातु के नाम पे अमलगम टर्म दे देते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन हो गया हमारा कि धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और धातु का संक्षारण कैसे होता है, उसको संक्षारण से बचाव कैसे करते हैं, और मिश्र धातु क्या क्या होते हैं। तो ये जनरलाइजेशन हमारा जो है एक पार्ट हो गया छोटा सा, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से सिक्वेंशियल अगर आप चीजें हमारी सुन रहे हैं ध्यान से और प्रोसेस आराम से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, तो आराम से आपको क्लियर सब चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा जो है अगर हम बात करते हैं, ये हमारा धातु के गुणों की हम बात कर ली, तो अब इसमें एक चीज और बच रहा है हमारा यौगिक। हम यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक टर्म की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, द्रव्य का यौगिक। अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जब कोई भी धातु, कोई भी जो है दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, कोई भी मतलब तत्व ले लेते हैं, अगर उनको एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब हमारा वो यौगिक बनता है। जैसे मतलब वाटर ले लीजिए, वाटर H2O, तो यहां पे देखेंगे वाटर 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो जब भी वाटर बनेगा,
वाटर में हमारा हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा और ये H2O बनाएगा तो हमारा यौगिक हो गया। तो यौगिक हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। अगर निश्चित अनुपात नहीं है तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि यौगिक जो होता है, पर्टिकुलर यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और जो यौगिक पदार्थ बनाते हैं उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे H2O हो गया, NaCl ले लीजिए, NaCl में एक सोडियम एक क्लोरीन होता है, उनका एक अनुपात 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2:1 हो गया। इसी तरह से H2SO4, अगर हम H2SO4 की बात करेंगे तो उसमें जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा 2 होगा, सल्फर हमेशा और हमेशा 1 होगा और ऑक्सीजन हमेशा और हमेशा 4 होगा। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। तो कहने का सेंस है कि कोई भी यौगिक ले लीजिए, उनका वो अनुपात फिक्स है, वो उससे बदल नहीं सकता। अगर बदलेगा तो वो यौगिक नहीं बनेगा, वो उसी अनुपात में हमेशा और हमेशा जुड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं यौगिक। अब ये जो यौगिक होते हैं, अगर यौगिक को डिवाइड करें तो ये यौगिक हमारे नेचर में, हमारे उस पूरे ब्रह्मांड में हमारे 2 तरह का कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा पहला है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है आपका अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब अगर हम पहले की बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन इसका सबका निचोड़, सबको अगर सभी जो परिभाषाएं जिन्होंने जो दिए हैं सभी लोगों को बातों को कंपाइल किया जाए तो हमारा एक स्टेटमेंट ये आता है कि अगर पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन हमारा प्रायोरिटी है, कि अगर उस कंपाउंड में कार्बन है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और उसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, सल्फर है ना, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हो सकते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, नेसेसरी है कार्बन हाइड्रोजन, और उनके साथ साथ हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कुछ दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं। ये तो एक बार। दूसरा कंडीशन है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो रिलेशन है वो मैक्सिमम जो है जीवित चीजों से है। कहने का सेंस है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मैक्सिमम जैविक चीजों में पाए जाते हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जो मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो सल्फर ये होते हैं, और दूसरा ये जो है लिविंग जीवित चीजों में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। पहली कंडीशन। जैसे कार्बनिक यौगिक में बहुत सारी, जैसे आपका CH4 मेथेन गैस हो गया है ना, C2H6 एथेन हो गया, CH3CHO एल्डिहाइड हो गया है ना, इसी तरह से ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया है ना, वसा हो गया, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड हो गया है ना, विटामिन हो गए। तो ये सब के सब हमारे कार्बनिक यौगिक के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब मैक्सिमम जो हमारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। और पर्टिकुलर दूसरी चीज है कि सब में देखेंगे आप कार्बन हाइड्रोजन तो कॉमन है, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमारा हो सकता है ऑक्सीजन आ जाए, हो सकता है नाइट्रोजन आ जाए, हो सकता है सल्फर आ जाए, तो इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसके बाद जो दूसरा हमारा है अकार्बनिक यौगिक। अगर हम अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो अकार्बनिक यौगिक ये कहता है कि पर्टिकुलर ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जो खनिज से निकल रहा हो, जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहा हो। पहली कंडीशन, ऐसा कोई भी कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहा हो और उनका जो संबंध है मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग्स, अजैविक, जिनमें जान नहीं है, उससे संबंधित हो, तब हम उसे जो है अकार्बनिक यौगिक की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अकार्बनिक में हमारा जो है H2O हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया है ना, H2SO4 हो गया है ना, ये हो गया। तो अब एक चीज हमने और बताया था कि जैसे ये तो हमारा जो है अकार्बनिक हो गया, ये क्लियर है अकार्बनिक।
अकार्बनिक मतलब जनरली जो अर्थ क्रस्ट, जो धरती से मिल रहा हो, खनिज लवण में हो, खनिज में हो। दूसरा कंडीशन है कि इनका जो संबंध होता है अजैविक चीजें, जो जिसमें जान नहीं हो तो उससे ज्यादा संबंध रखते हैं। ये कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन यहाँ पे एक आता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, H2CO3 का, H2CO3। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे कंफ्यूजन आ जाता है कि इनको हम लोग जो है ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक में रखेंगे कि अकार्बनिक। जैसे मैंने कहा कि अगर पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हो तो हमारा कार्बनिक होगा। तो यहाँ पे देखिए HCN, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है तो हमारे और नाइट्रोजन भी है, तो हमने जो कहा उसके अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखना चाहिए। लेकिन ये जो होता है इनका जो संबंध होता है वो हमारे अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है और जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स में अधिक होते हैं, इसलिए इनको जो है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अकार्बनिक हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें रखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो HCN हमारा जो है इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से CO2 भी जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, है ना। और जो प्लांट होते हैं वो इन्वायरमेंट से CO2 को लेके फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग ग्लूकोज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो CO2 जो होता है हम वो इन्वायरमेंट से जो है प्लांट लेता है, हम इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रहेगा। इसी तरह से H2CO3 है, इसका भी वही कंडीशन है कि ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है जनरली, और ये अर्थ क्रस्ट में अधिक होता है, इन्वायरमेंट हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें अधिक होता है, इसलिए इन सबको जो है हाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सेप्शन, अपवाद है, ये अपवाद है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कार्बनिक यौगिक के। हमने क्या कहा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन जनरली ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखे जाते हैं, इसीलिए हम इसको अपवाद में रखते हैं। तो ये हमारा यौगिक का एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हुआ कि यौगिक क्या होता है और यौगिक को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिश्रण की, यौगिक हमारा देखिए तत्व था, तत्व को हमने क्या बताया, धातु तत्व हमारा शुद्ध मतलब मटेरियल था, तो तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में बांटे। फिर उसके बाद हमारा यौगिक आ गया, यौगिक का हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं मिश्रण का। मिश्रण, हम मिश्रण की बात करते हैं, तो मिश्रण की अगर हम बात करें तो जनरली मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड ले लीजिए, चाहे तत्व ले लीजिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, कंपाउंड, यौगिक और किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिले, उनका कोई फिक्स अनुपात ना रहो, एक रैंडमाइजेशन हो उसमें, तब हम उसे बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या बोलते हैं, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होगा, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होगा, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होगा। तब चाहे वो तत्व का ले लीजिए चाहे यौगिक का ले लीजिए, निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, तब हम उसे जो है मिश्रण की कैटेगरी में रखते हैं। और ये मिश्रण को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक हमारा होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण है ना, जिसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा हमारा होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण ये होता है। और इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये हो गया। अब देखिए, अब यहां पे जो मिश्रण हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें पहला जो है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ये कहता है कि पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई मिश्रण बनाया जाए जिसमें जो कंपोनेंट हैं, जो जिसको मिलाया गया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समान रूप से चारों तरफ फैले हुए हैं, उनमें कोई भी असमानताएं नहीं है, मतलब सब जगह जो उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो परमाणु है या मॉलिक्यूल अणु है, वो सब जगह बराबर बराबर फैले हुए हैं।
तब हम उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे सपोज करिए, मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक जो है फ्लास्क लेते हैं, इसमें जो है हम पानी ले लेते हैं। पानी लेने के बाद इसमें हम जो है NaCl डिजॉल्व कर देते हैं, नमक, है ना, नमक घोल देते हैं, इसमें नमक घोल देते हैं। अब नमक घोलने के बाद हम अगर यहां से टेस्ट करेंगे तो वही टेस्ट आएगा, यहां से टेस्ट करेंगे वही टेस्ट आएगा, यहां से टेस्ट करेंगे वही टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ऊपर से टेस्ट करेंगे तो टेस्ट कुछ और आएगा, नीचे से टेस्ट करेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसा नहीं। अगर हम नमक को पानी में डिजॉल्व कर दिए हैं तो चाहे आप ऊपर से टेस्ट करो चाहे नीचे से टेस्ट करो, वो जो नमक का टेस्ट है वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब है कि ये जो नमक है इस पानी में पूरी तरह से बराबर बराबर फैल चुका है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हम कंडीशन लेते हैं, ये कोई भी टब, बड़ा सा टब ले लिया, इसमें हमने वाटर ले रखा है और इसमें चीनी डाल दीजिए। इसमें अगर हम शुगर डाल देते हैं, शुगर, चीनी, हाँ शुगर, अगर चीनी है, इसको जो हम लोग जो है चीनी भी जो बोलते हैं चीनी, अगर हम इसको घोल देते हैं, तो अगर चीनी हम घोलते हैं पानी में तो ये पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आप चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे कहीं से टेस्ट करो, उसका जो टेस्ट होगा, वो जो मिठास होगी वो हर जगह से बराबर बराबर आएगी। इसका मतलब जो चीनी है वो पूरे पानी में बराबर बराबर फैल गई है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हमारा जो हो गया, नमक का घोल, नमक का पानी से विलयन, चीनी का पानी में विलयन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है एयर, जो हवा है हमारी, जो हवा है हमारी एयर, वायु भी हमारा समांगी मिश्रण है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि वायु, जो पर्यावरण है हमारा, जो वायु है वो हमारा कौन सा मिक्सचर है, विसमांगी मिश्रण है कि समांगी मिश्रण है कि कुछ और, कोई भी एग्जांपल दे देगा। तो जैसे देखिए, वायु में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन हम करते हैं 78%, ऑक्सीजन करते हैं 21%, और CO2 करते हैं 0.001%, है ना। तो कहने का सेंस क्या कि ये जो परसेंटेज हम लेते हैं वायु में, ऐसा नहीं करते कि नहीं यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, यहाँ पे नाइट्रोजन 21% है या 50% है, या वहां पे जैसे ऐसे नहीं करते कि बनारस में, चलो भैया बनारस में नाइट्रोजन हमारा 78% है, राजस्थान में हमारा जो है 25% है, दिल्ली में हमारा 50%, ऐसा नहीं। ये पूरे होल इन्वायरमेंट का जो परसेंट बताता है, पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे इस ब्रह्मांड में जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, उसमें जो हमारा नाइट्रोजन 78% है। तो ये क्या है, कहने का सेंस है कि वायु में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह बराबर है, सभी जगह बराबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है, वहां पे अधिक है, यहाँ पे कम है। सब नेचर एक दूसरे को बैलेंस किए रखता है और सभी जगह जो परसेंटेज होती है एलिमेंट की, सब जगह बराबर होती है। इसीलिए हम जो है वायु को होमोजीनियस, समांगी मिश्रण की कैटेगरी में रखते हैं। तो कभी कभी यहां से वायु से भी क्वेश्चन आता है कि वायु क्या, किस प्रकार का मिश्रण है, वो समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, या यौगिक है, या क्या है, वो इस तरह से पूछता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो वायु में जो गैसेज होती हैं वो एकदम पूरी तरह से मिक्स होती हैं, सभी का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, सभी जगह जो है सब अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं, उसमें से किसी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा वायु समांगी मिश्रण कहा गया। ये हमारा समांगी मिश्रण की बात होगी। इसके बाद हमारा आता है विसमांगी मिश्रण। अगर विसमांगी मिश्रण का बात करें तो विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब हम चीजों को मिलाते हैं तो सब जगह सब चीजें बराबर ना हो, कहीं कुछ रहे तो कहीं कुछ रहे। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे ये कोई भी पार्ट लेते हैं, इसमें हम वाटर ले लेते हैं। अब वाटर ले लिए, अब इसमें हमने क्या किया कि ऑयल डाल दिया, तेल। इसमें हमने क्या किया, ये हमारा वाटर है, जल, और इसमें हमने क्या किया, तेल डाल दिया। तो जब तेल डालेंगे तो देखेंगे वो जो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो ऊपर तैरता रहेगा ना, बूंद बूंद के रूप में ऊपर तैर रहा है। तो अब जब हम तेल को जब पानी में डाल रहे हैं, तेल हमारा ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तेल नहीं है, यहाँ पे तेल नहीं है, यहाँ पे तेल नहीं है, नीचे तेल नहीं है, केवल वो ऊपर तैर रहा है, ऑयल्स ऊपर तैर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ऑयल कंसंट्रेशन है, तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग जगह अलग अलग है। तो ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण ना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तेल और ये आपका पानी का मिश्रण हो गया। दूसरा
कि बालू जो सीमेंट और बालू है, सीमेंट और बालू, अगर सीमेंट और बालू ले लें तो जब मकान बनता है तो जब सीमेंट और बालू को मिलाते हैं लोग, तो मिलाते तो इसलिए है कि बराबर बराबर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? अगर हम नेचुरली देखा जाए तो मतलब जब बालू और सीमेंट मिलाया जाता है तो कहीं कहीं बहुत कई बार मिलाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सीमेंट की मात्रा अधिक रहती है, बालू की मात्रा अधिक, मतलब कि कहीं पे बालू की मात्रा अधिक रहेगी, कहीं कहीं पे सीमेंट की मात्रा रहेगी। बहुत मिलाने के बाद भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन आएगा जरूर, पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएंगे 100%। तो कहीं ना कहीं जो है आपका ये हो गया। सेकेंड कंडीशन है बालू और वाटर ले लीजिए, है ना, बालू और जल ले लीजिए, जल, बालू जल ले लीजिए। तो बालू को जल में अगर डाल देंगे तो बालू क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपर रहेगा, तो दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगे, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण। इसी तरह से साबुन का, जो साबुन है उसको वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो वो हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है ना, कोलाइडल विलयन। तो कोलाइडल विलयन मतलब कोलाइडल विलयन हमारा जो होता है वो हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो साबुन का मिश्रण होता है, सर्फ का विलयन होता है, वो भी हमारा जो है हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिश्रण की बात हो गई। इसके बाद जो है हमारा, अगर हम बात करते हैं, एक और आता है धातुओं मतलब पदार्थों का वर्गीकरण का पारदर्शिता के आधार पे। अगर कोई भी पदार्थ है उसका अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो पारदर्शिता के आधार पे अगर वर्गीकरण देखें, पारदर्शिता, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पारदर्शिता के आधार पे जब हम अगर बात करते हैं तो पहला जो, इसको तीन भाग में बांटा गया, किसी भी पदार्थ को पारदर्शिता के आधार पे तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है आपका पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अगर कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई भी ऐसा वस्तु है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, हम उसे जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका पानी ले लीजिए, पानी को अगर एकदम क्लीन पानी है और तो उसके देखेंगे तो आर पार दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक पानी का लेयर हो गया, उस सामने कोई रहेगा तो वो दिखेगा। दूसरा कंडीशन है कांच ले लीजिए, कांच जो है एकदम क्लीन वाला कांच ले लीजिए तो उसके आर पार भी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पॉलीथीन, ये जो आपका क्लीन सफेद वाली पॉलीथीन होती है मार्केट में, उसके आर पार देखेंगे तो वो दिख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, हम उसे पारदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया जल है ना, और पानी है, आपका कांच है क्लीन वाला, और ये पॉलीथीन जो सफेद वाला होता है वो होता है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके आर पार आप देख सकते हैं उसको हम लोग पारदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा आपका है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या हो गया? अपारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार हम ना देख सके, कोई भी लकड़ी है, बुक है, कागज है, देखिए जैसे एक कागज है, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। तो कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसको हम लोग जो है अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है पारभासी। तीसरा है पारभासी, ये या इसको हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी ना, इसको और भी हम एक टर्म देते हैं अल्प पारदर्शी। ठीक है, अल्प पारदर्शी। तो पारभासी कहिए या अल्प पारदर्शी कहिए, तो इसमें क्या होगा कि पारभासी और अल्प पारदर्शी का कि पर्टिकुलर ऐसा कोई भी मटेरियल है जिसके आर पार तो दिखे लेकिन क्लीन ना दिखे, धुंधला दिखे। ऐसा कोई भी मटेरियल ले लीजिए जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, हम उसे बोलते हैं पारभासी या अल्प पारदर्शी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे पेपर है, हम लोग बचपन में बहुत किए थे कि जैसे पेपर है उस पे जो बाल का जो है जो आयल होता है उसमें लगा देते थे और कोई फिगर पे रख देते थे और क्लियर कट जो है हम लोग पेंसिल से उसका नकल उतार देते थे। तो आप देखेंगे कि कोई भी पेज है
क्लीन पेज है, अगर हम उसको उसमें ऑयल लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके आर पार जो है थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो वो हमारा जो है क्या क्लियर क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो उसे हम लोग जो है पारभासी की कैटेगरी में, ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर हमारा पारभासी की तरह बिहेव करता है। कांच है, कांच हमारा क्लीन दिख रहा है लेकिन उस पर हल्का सा जो है ऑयल लगा दीजिए, है ना, ऑयल लगा दीजिए। लेकिन देखिए कभी कभी चश्मे में ही होता है, अगर यहाँ पे हल्का सा कोई दाग लग जाए तो हम लोगों को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है ना। या कोई कांच है उस पर हल्का सा पेंट, मतलब पतला सा पेंट लगा दीजिए तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये सब ऐसे हैं जिनको हम लोग जो है पारभासी या अल्प पारदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा ये पार्ट हुआ, हमारा पहला लेक्चर जो था वो हमारा द्रव्य के क्लासिफिकेशन पे निर्भर था। द्रव्य का वर्गीकरण जो हम था, जो भौतिक विधि से रासायनिक विधि से क्या क्या होते हैं, फिर हम लोग धातु अधातु के विषय में पढ़ लिए थे। फिर आज जो है आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा धातु का रासायनिक गुण क्या क्या होता है, ठीक है, मिश्रण क्या होते हैं, है ना, मिश्र धातु क्या होता है। तो ये सब चीजें पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा। तो ये दोनों जो लेक्चर हैं इनमें पूरा का पूरा द्रव्य का मटेरियल कलेक्टिव है। आप दोनों लेक्चर को सुनेंगे, पूरा द्रव्य पार्ट कवर हो जाएगा। बाय द वे, अगर जैसे ये तो हमारा लेक्चर हो गया, अगर आपको नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड नोट्स अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो रिटेन हैंड है और हैंड से नोट्स बनाया गया है। अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं 8756631103। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि इसका अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटेन है हमारा नोट्स। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं उसका जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। द्रव्य से रिलेटेड जो भी चीजें आपको, द्रव्य टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स आपको चाहिए, आप लेक्चर तो आप सुन लिए, अगर आपको नोट्स रिटेन चाहिए तो बस मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको उस नंबर पे इसका पीडीएफ बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप इसके फर्दर और भी लेक्चर चलते रहेंगे सीटेट और यूपी टेट को टारगेट करते हुए, आप फर्दर जो है वीडियो चाहते हैं तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए अपलोड करें वो आप तक इजिली आसानी से पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।